कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस शांत लेकिन तनाव से भरे माहौल से, जहां हर सांस चिंता में डूबी हुई है। ऋषि बार बार डॉक्टर से अदिति की रिपोर्ट के बारे में पूछता है। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलकता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहता है कि अगर तुरंत खून का इंतजाम नहीं किया गया तो अदिति की जान बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही ऋषि की दुनिया थम जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ सूख जाते हैं और वह लगभग लड़खड़ाते हुए कहता है, कोई रास्ता तो होगा डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। लेकिन डॉक्टर केवल सिर झुका देता है, क्योंकि मामला अब केवल चमत्कार पर टिका हुआ है। इसी बीच झनक वहां आती है। वह सबकी बात सुन चुकी होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर कहती है, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर फाइल देखता है और कहता है, आपका ग्रुप वही है जो अदिति का है। झनक तुरंत कहती है, तो फिर देरी किस बात की है? मेरा खून ले लीजिए, मैं अदिति की जान बचाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में सच्ची करुणा और दृढ़ता है। लेकिन उसकी यह बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। अर्शी और अनिरुद्ध, जो पहले से ही तनाव में थे, यह सुनकर क्रोध से भर जाते हैं। अनिरुद्ध जोर से कहता है, कभी नहीं। हमारी बेटी के शरीर में झनक का खून नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अर्शी भी उसकी बात का समर्थन करती है और कहती है, हम अदिति के शरीर में उस लड़की का खून नहीं जाने देंगे जिसने हमारे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। ऋषि यह सब सुनकर टूट जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, पापा माँ, कृपया अदिति की जान का सवाल है। झनक का खून है तो क्या हुआ, वो भी इंसान है। मैं वादा करता हूं कि अदिति को कभी यह बात पता नहीं चलने दूंगा। बस आप दोनों इस बार मान जाइए। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज में एक पति का दर्द झलक रहा है। लेकिन अनिरुद्ध अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वह कहते हैं, अगर अदिति को यह पता चल गया कि उसकी जान झनक की वजह से बची है तो वह फिर से टूट जाएगी। हम उसे फिर से खो नहीं सकते। ऋषि समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बात बेअसर हो जाती है। झनक यह सब चुपचाप सुनती रहती है। उसके दिल में दर्द है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। वह जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अदिति की जान जा सकती है। बिना कुछ कहे वह कमरे से बाहर निकलती है। उसका दिल धड़क रहा है, पर कदम दृढ़ हैं। वह अस्पताल के ब्लड डोनेशन रूम में जाती है और डॉक्टर से कहती है, आपको खून चाहिए ना? तो मेरा ले लीजिए, लेकिन किसी को मत बताइए कि ये खून मैंने दिया है। डॉक्टर उसकी आंखों में झांकता है और समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रही। कुछ देर बाद झनक अस्पताल के उस ठंडे कमरे में बैठी होती है, जहां से उसकी जिंदगी की एक और परीक्षा शुरू होती है। खून देने के दौरान वह सिर्फ यही सोचती रहती है, रिश्ते चाहे टूट जाएं, लेकिन इंसानियत नहीं टूटनी चाहिए। उसकी नसों से बहता हर कतरा अब अदिति की जिंदगी में नई सांसें भर रहा होता है। उधर अदिति बेहोश पड़ी होती है। मशीनों की बीप बीप के बीच हर कोई उसकी हालत देख रहा होता है। ऋषि बाहर बेचैनी से टहलता है, बार बार घड़ी देखता है। उसकी आंखों के सामने अदिति के साथ बिताए हर पल की झलक आती है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आदतें। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि वह अब खतरे से बाहर हो जाएगी। यह सुनकर ऋषि की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वह भगवान को धन्यवाद करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी पत्नी की जान किसने बचाई। कुछ घंटों बाद जब अदिति होश में आती है तो ऋषि उसके पास झुककर धीरे से कहता है, तुम ठीक हो अब? अदिति मुस्कुराने की कोशिश करती है और उसकी उंगलियां ऋषि के हाथों को छूती हैं। उसका चेहरा फीका है, लेकिन आंखों में जिंदगी लौट आई है। ऋषि मन ही मन सोचता है कि जिसने भी यह चमत्कार किया वह उसके जीवन का सबसे बड़ा उपकारक है। वहीं दूसरी ओर अर्शी को अचानक किसी नर्स से पता चलता है कि अदिति को झनक का खून दिया गया है। पहले तो वह स्तब्ध रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी झनक को देखती है, जो थकी हुई सी बेंच पर बैठी है
चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में संतोष। अर्शी उसके पास आती है और कहती है, तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हें पता था कि हम नहीं चाहते थे कि तुम अदिति को खून दो। जनक धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपकी बेटी की जान मेरी वजह से जा सकती थी। मैं अपनी आत्मा को यह बोझ नहीं दे सकती थी। अगर किसी की जान बचाने से मेरा अपमान होता है तो मुझे वह अपमान मंजूर है। अर्शी की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारी दुश्मन थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी इंसानियत को सलाम करती हूँ। अनिरुद्ध भी यह सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आती हैं। वह मन ही मन सोचता है कि जिसे वह हमेशा गलत समझता रहा, वही आज उनकी बेटी के जीवन का कारण बनी है। ऋषि जब यह सच्चाई जानता है तो उसका दिल झनक के प्रति सम्मान से भर जाता है। वह सोचता है, जिस लड़की को मैंने शायद कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, उसने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लौटा दी। अदिति को जब यह बात बाद में धीरे धीरे पता चलती है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वह कहती है, जिसे मैं अपना दुश्मन मानती थी, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रक्षक निकली। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में रिश्तों की एक नई कहानी लिखी जाती है, जहां नफरत पिघल जाती है, गलतफहमियां मिट जाती हैं और इंसानियत फिर से जीत जाती है। जनक की आंखों में कोई गर्व नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने किसी की जिंदगी बचाई, चाहे उसके लिए उसे अपने रिश्तों की कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन आने वाले वक्त में यह सच्चाई इन सबके रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अदिति के ठीक होने के बाद घर में मानो एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन उस शांति के पीछे बहुत कुछ दफन था। ऋषि ने अब अपना पूरा समय अदिति के इर्द गिर्द लगा दिया था। हर सुबह उसकी दवा देना, उसे हंसाने के लिए छोटी छोटी बातें करना और रात में उसके सिर पर हाथ फेरकर यह यकीन दिलाना कि वह अकेली नहीं है, यही उसका रोज का क्रम बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी, जो न तो अदिति की मुस्कुराहट से टूटती थी और न ही उसके अपने झूठे आश्वासनों से। जनक के जाने के बाद से ऋषि के अंदर कुछ बदल गया था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह सही था या गलत, लेकिन दिल में एक खालीपन जरूर रह गया था जो किसी भी कोशिश से नहीं भर रहा था। अदिति अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर उसके दिल में बार बार यह सवाल उठता था कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। जब भी कोई इस बात का जिक्र करता कि अस्पताल में डॉक्टरों ने समय रहते खून का इंतजाम कर दिया, तो अदिति की आंखों में संशय झलक जाता। उसे एहसास होता कि कोई सच्चाई उससे छिपाई जा रही है। वह अपने कमरे में बैठी सोचती रहती कि अगर वह सच जान जाए तो शायद उसे चैन मिल जाएगा, लेकिन ऋषि का हर बार टालना उसके शक को और गहरा कर देता। उसे लगता था कि सब कुछ इतना सहज नहीं हो सकता। उधर जनक ने तय कर लिया था कि अब उसे सबकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। उसने खुद को समझाया कि उसका रहना अब किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वह शहर छोड़ने की तैयारी करने लगी। पुराने कपड़ों को समेटते हुए, उस घर की दीवारों को आखिरी बार देखते हुए उसकी आंखों में वो सारी यादें घूम गईं जब उसने इस घर के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, चाहे वो अदिति की जान बचाने का फैसला हो या हर बार चुपचाप सबके तानों को सहना। वह जानती थी कि उसके जाने से शायद सबको सुकून मिलेगा, लेकिन यह भी सच था कि वह खुद फिर से उसी अकेलेपन में लौट जाएगी जिससे वह कभी भागकर यहाँ आई थी। ऋषि को जब जनक के जाने की खबर मिली तो उसके कदम खुद ब खुद उस स्टेशन की ओर बढ़ गए जहां से जनक को रवाना होना था, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं पाया। वह रास्ते में ही रुक गया क्योंकि उसके भीतर का द्वंद्व उसे रोक रहा था। एक तरफ अदिति थी, उसकी पत्नी, जो अब भी मानसिक रूप से कमजोर थी और जिसे उसकी जरूरत थी, और दूसरी तरफ जनक थी, वो लड़की जिसने बिना किसी स्वार्थ के अदिति की जान बचाई थी। ऋषि यह सोचता रहा कि अगर जनक न होती तो शायद अदिति आज जिंदा नहीं होती, लेकिन यह भी सच था कि अगर अदिति को यह बात पता चल गई तो वह टूट जाएगी। इस उलझन ने ऋषि की रातों की नींद छीन ली थी।
अदिति अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन उसने सीधे ऋषि से पूछ लिया, मुझे सच बताओ, मेरी जान किसने बचाई थी? ऋषि कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर नजरें झुका लीं। उसने कहा कि इस सवाल का जवाब शायद अभी उसके लिए ठीक नहीं होगा। अदिति ने उसका चेहरा देखा और महसूस किया कि वह कुछ छिपा रहा है। उसने खुद से वादा किया कि वह सच जानकर ही रहेगी। इसी बीच झनक ने शहर से जाने से पहले मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा कि वह अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती, बस सबकी जिंदगी में शांति चाहती है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून की एक हल्की झलक भी थी। उसे यकीन था कि अब अगर वह दूर चली जाएगी तो शायद सब खुश रह पाएंगे। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही झनक स्टेशन पहुंची, अचानक उसे ऋषि का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, झनक, तुम चली गई तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। झनक ने गहरी सांस ली और बोली, ऋषि, अब मेरा यहाँ रहना किसी के लिए अच्छा नहीं है। अदिति को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। मैंने वही किया जो इंसानियत का तकाजा था। अब तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उधर घर में मोटिबा ने यह सब देखकर कहा कि लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर गलती का मतलब बुरा इंसान नहीं होता। झनक ने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। पराग और अनिल अब भी अपने अहम में डूबे हुए थे। उन्हें झनक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अर्शी के दिल में एक कृतज्ञता का भाव था। वह झनक के इस कदम से गहराई से प्रभावित हुआ था। उसने मन ही मन तय किया कि अगर कभी मौका मिला तो वह झनक का एहसान जरूर चुकाएगा। रात के सन्नाटे में जब ऋषि अदिति के कमरे में बैठा था, उसने देखा कि अदिति नींद में झनक का नाम बुदबुदा रही है। वह चौंक गया। शायद उसके अवचेतन मन को यह एहसास हो गया था कि उसकी जान झनक ने ही बचाई है। ऋषि ने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, काश तुम जान पाती कि जिस इंसान से तुम नफरत करती हो वही तुम्हारी जिंदगी की वजह बनी। अगली सुबह अदिति ने निश्चय किया कि वह खुद झनक से मिलेगी। उसे यह जानना था कि क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी किसी और की कुर्बानी पर टिकी है। लेकिन जब वह घर से निकली तब तक झनक जा चुकी थी। अदिति स्टेशन पहुंची तो बस झनक की ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने पुकारा, झनक, लेकिन उसकी आवाज शोर में खो गई। झनक ने सिर घुमाया, पर ट्रेन की रफ्तार ने दोनों के बीच एक ऐसी दूरी बना दी जो अब आसानी से मिटने वाली नहीं थी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां हर रिश्ता इम्तिहान से गुजरने वाला था। प्यार, नफरत, विश्वास और इंसानियत की हर परत खुलने वाली थी। ऋषि और अदिति के बीच छिपे सच की दीवारें धीरे धीरे दरक रही थीं, जबकि झनक ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने की ठान ली थी। पर क्या यह दूरी ही समाधान है या यही किसी नए मोड़ की शुरुआत? आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार अपने दिल की लड़ाई खुद से लड़ेगा, बिना किसी दर्शक के, सिर्फ अपने अंतःकरण के साथ।